आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में शामिल हुए। बता दें कि प्रकाश सिंह बादल अपने जीवन के 70 साल उन्होंने राजनीति को दिए। वैचारिक विरोध होने के बावजूद भी जिस तरीके से राजनीति का परिचय दिया है वे हम सब के लिए एक मिसाल है। वे एक बड़े सरल भावी, सादगी और विनम्रशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। हम सब आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए संगत सुबह से ही जुटनी शुरू हो गई। आज आम जनता से लेकर नेता भी अपने चहेते बादल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बादल साहब को आज हम सब लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और मैं समझता हूँ कि अपने जीवन के 70 साल उन्होंने राजनीति में दिए और वैचारिक विरोध होने के बावजूद भी जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया वो हम सबके लिए एक मिसाल है। और उन्होंने पंजाब के लिए, पंजाब की राजनीति में, देश में अपना नाम कमाया था और एक बड़े सरल भावी, सादगी और विनम्र शैली वाले व्यक्ति थे और हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और विचारधारा, राजनीतिक विरोध होने के बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने एक सरलता से शासन किया है, राजनीति करी है, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं समझता हूँ उनका जो योगदान रहा उसको पूरे देश में हमेशा के लिए लोग याद करते रहेंगे। और खासकर नई पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि राजनीति में जो व्यक्ति की असली कमाई होती है। भारतीय सेना और असम राइफल ने मणिपुर में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए रात भर सभी समुदायों के 7500 से अधिक नागरिकों को निकालने के लिए बड़े बचाव अभियान चलाए। दरअसल मणिपुर में आदिवासियों के आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल को तैनात किया गया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना और असम राइफल ने मणिपुर में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए रात भर सभी समुदायों के 7500 से अधिक नागरिकों को निकालने के लिए बड़े बचाव अभियान चलाए। बचाई गई आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए सेना और असम राइफल द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कनकागिरी मंदिर में दर्शन करने पहुंची और प्रभु के आशीर्वाद के साथ उन्होंने जनसभा का आगाज किया, जहां प्रियंका ने कहा कि अर्जुन का ध्यान अपने निशाने से बिल्कुल नहीं भटकता। कर्नाटक के बहनों और भाइयों, आप अर्जुन बन जाओ। आप अपना ध्यान अपने भविष्य पर रखो और अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर रखो, उसे भटकने मत दो। अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ। अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। और समझ जाओ कि चुनाव के सामने या किसी भी समय अगर कोई नेता आपके सामने आकर आपकी बात नहीं करता है, आपके प्रति जवाबदेह नहीं बनता है, आपको ये नहीं बताता है कि क्या कर। वहीं सीएम केजरीवाल के शीश महल पर शुरू हुआ विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता सीएम हाउस रेनोवेशन के खर्च में की गई राशि पर सवाल उठा रहे हैं और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं बहुत साधारण जिंदगी जीऊंगा और कुछ नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने खुद के लिए 7 स्टार सुविधाएं बनाने का काम किया है। इन्होंने ऐसे समय पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जब एक एक रुपया बचाने की जरूरत थी। जिंदगी जीता पार्टी धरने पर बैठी है और धरने पर बैठी है क्योंकि शीश महल का हिसाब किताब हमको चाहिए। और आपको दो बातें मैं मुख्य तौर पर आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि एक है नैतिक दोगलापन और दूसरा है कानूनी तौर पर कानून का उल्लंघन।
तो नैतिक दोगलापन केजरीवाल जी के व्यवहार में साबित होता है कि एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ऑस्टियर साधारण जिंदगी जीऊंगा, घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, और उन्होंने वो सब केवल लिया नहीं बल्कि अपने लिए 7 स्टार फैसिलिटी बनाने का काम किया। दूसरा, ऐसे समय पर यह सब हुआ जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन, और आपको याद होगा कि इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, केंद्र सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाते रहे कि 972 मेट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, जो पूरे देश की जरूरत थी। कोरोना से पहले पूरा देश 972 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल करता था, मेडिकल ऑक्सीजन। केवल दिल्ली के लिए इनको इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, और उसको कहां कहां व्यवस्थित ढंग से बांटना है, करना है, उसकी कोई काम नहीं किया, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की जहां उनकी अपनी सप्लाई चेन बनी हुई थी उसको तोड़कर इन्होंने बाकी जगह भेजने का प्रावधान किया, जिसमें कई लोग, गंगाराम अस्पताल, बाकी जगह पर उनकी मौत भी हुई। तो ऐसे समय पर जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम थी कोरोना से, भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब चीजें चाहिए थी, और साथ ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर, निर्माण के ऊपर रोक थी। ऐसे समय पर यह कार्य किया गया और 45 करोड़ रुपए उस पर खर्चे गए, जब एक एक रुपए की जरूरत व्यक्तियों के जीवन बचाने की थी, और उन्हीं मजदूरों को जबरन दिल्ली से निकालकर अन्य जगहों पर, उनके स्थानों पर बिहार। वहीं यूपी में निकाय चुनाव के मतदान किए जा रहे हैं, इस पर कुछ लोग फर्जी तरीके से वोट डालने के लिए आम जनता के बीच मौजूद हैं, और हाल ही में बिजनौर में 3 लोगों को फर्जी मतदान करते हुए पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया है। तीनों आरोपियों को थाने भेजा गया है। मामला बिजनौर के प्राथमिक विद्यालय चासीरी नंबर 1 जानी चौराहे का बताया जा रहा है। वह बिजनौर में मतदान केंद्र के पास सभासद पद के निर्दलीय प्रत्याशी के पति और बीजेपी प्रत्याशी के बीच विवाद हुआ। विवाद में निर्दलीय प्रत्याशी के पति के सिर में चोट आई है। निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया फर्जी वोट डलवाने का। पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया है, और मौके पर एसडीएम सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। चांदपुर के अमित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे ये हुआ, अपना पोलिंग पार्टी बैठी थी, अपना चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, लोग दोबारा वोट डालने आ रहे थे। इनका हमने विरोध किया, तो विपक्ष के जो लड़के हैं, जो पूर्व मेंबर है, उसने दूसरों लोगों को चढ़ा के मेरे ऊपर ये हादसा कराया। किस पार्टी से है वो बीजेपी से है। और आप? मैं नहीं दे हूँ। अच्छा, तो ये सिर पे जो हमला किया गया है, खून निकल रहा है, सिर फट गया, किसने किया है? वहीं गाजियाबाद के लोनी में बारिश की वजह से मकान का छज्जा गिरने से हादसा हो गया है, जिसमें एक 65 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत हुई है। वहीं मुरादाबाद में निकाय चुनाव में फर्जी वोट डालने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बिलारी जूनियर हाई स्कूल में बने मतदान केंद्र पर फर्जी आईडी से 2 युवकों ने वोट डालने की कोशिश की थी। एजेंटों द्वारा फर्जी वोट डालने वाले 2 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मतदान किया है, और मतदान के बाद पार्टी के बागियों पर मंत्री बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि परिवार में ये सब होता रहता है, हर इंसान बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता है, जो संभव नहीं है। सभी बागियों को मना लिया है, बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसी बीच मुस्लिम महिलाओं के बुर्के में वोट डालने पर भी बघेल ने कहा कि नकाब में नहीं हो सकती है मतदान की पहचान। मुस्लिम महिलाओं की पहचान के लिए नकाब हटाना जरूरी है, और बीजेपी ने इसी मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। वहीं प्रतापगढ़ में लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श मतदान केंद्र में पहुंचकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मतदान किया है। साथ ही मतदान करने के लिए लोगों को भी जागरूक किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जिस संविधान को हमने माना,
उसमें सबसे बड़ा जो रत्न है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी शक्ति वो वोट का अधिकार है, वो कांग्रेस ने दिया। तो मैं आज अपने उसी अधिकार का प्रयोग करने आया हूं। मेरे साथ डॉक्टर ब्रजेश्री तिवारी मेरी बेटी भी हैं। जो वोट यहाँ पे है, मैं तो सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि आपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मताधिकार। रायबरेली नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। रायबरेली पहुंची लखनऊ मंडल आयुक्त रोशन जैकब और साथ में आईजी जोन लखनऊ तरुण गौबा ने सुरक्षा व्यवस्था और मतदान स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, लापरवाही पर कार्रवाई की हिदायत भी दी है और अराजक तत्वों पर रखे पैनी नजर के निर्देश भी दिए हैं। लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हो रही है। तो पचरावा और सदर के होते ताकि क्या प्रोग्रेस है वही देख रही है एसडीओ के द्वारा। सब पीसफुली और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो रहा है। तो किसी तरह की कोई शिकायत कहीं से या कहीं भी नहीं आया। जितने भी बूथ्स थे, कई कुछ बूथों में स्लो है, कुछ में फास्ट चल रही है, ये फर्क है। किसी में वोटर्स अच्छी तादाद में निकल आए हैं, किसी में थोड़ा धीमा है। हो सकता है कि दोपहर बाद ज़्यादा लोग आए, मगर कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिला है। और कुछ जिलों में मैम आधार कार्ड फर्जी निकले हैं काफी संख्या में। यहाँ पर मंडल में ऐसी शिकायतें नहीं आई है और अब 11 बजे तक है लगभग 20% पोलिंग, 20 से 25% पोलिंग। मैम परसेंटेज अपडेट नहीं हो रहे हैं सूचना विभाग पे, लगातार हम लोग को अपडेट मिल नहीं पा रही सूचना विभाग। वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजिलेंस टीम ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी को 15,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथ काबू किया। इतना ही नहीं, टीम ने सर्जन डॉक्टर साहिल को भी हिरासत में ले लिया। आरोप है कि आरोपी कर्मचारी एक महिला के विकलांगता प्रमाण पत्र में प्रतिशत बढ़ाने के एवज में 25,000 रुपए मांग रहा था। उसने ये बताया तो आज शिकायतकर्ता अमित हमारे पास आया था। उसकी माता जी का विकलांगता सर्टिफिकेट बनना था। उसकी माता जी के शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालाइज है, जिसके लिए राहुल है इसने 25,000 रुपये की मांग की थी। 20,000 रुपये में मामला इनका सेटल हुआ और 5,000 रुपये इसने पहले शनिवार को ले लिए थे। 15,000 रुपये आज आरोपी राहुल से बरामद किए गए रंगे हाथ। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आज के मम्मी के हैंडीकैप की विकलांग की सर्टिफिकेट बनवानी थी। मम्मी का नाम सुमन देवी है, गाँव नंदा, खोल थाना पड़ता है हमारा। तो मम्मी के लिए 4-5 दिन यहाँ पर डोलना पड़ा अस्पताल में। तो मम्मी के लिए 15 नंबर चढ़वाने के लिए 25,000 रुपये मांगे थे। तो 5,000 रुपये। वहीं जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस के बीच हुई बहस में पहलवानों का आरोप है कि पुलिस शराब पीकर उनके साथ बदसलूकी कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर सोमनाथ भारती कुछ बेड्स लेकर पहुंचे थे, जिनको पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान यह हंगामा हुआ। सारे देश की आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का भी दलील कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी डॉक्टर जितने भी भाई है दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह चाहिए सारे लोग सुबह सारे यहीं पर बेटियों को गालियां दे रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जो भी पुलिस के साथ प्रशासन के साथ किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाह है कि हमारा धरना के ऊपर खराब हो। आप लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करे, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करे। सुबह 6 बजे के बाद आप यहाँ आओगे। ये धक्के मारा था मैं, तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी? लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस कर्मी उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मारा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई थी, या महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। पुलिस तो ब्रजभूषण से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी, लेकिन वो इधर ही बैठे थे, वो अपने आप अकेले थे।
दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में 3 और 4 मई की आधी रात हंगामा हो गया। पहलवानों ने मारपीट का भी आरोप लगाया और इस घटना में एक पहलवान चोटिल भी हो गया। की प्रमुख स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने में सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे। सोमनाथ भारती ने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोका। पुलिसकर्मियों की ओर से रोके जाने के बाद वहां मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थक उत्तेजित हो गए और ट्रक से बेड निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस और सोमनाथ भारती के समर्थकों पहलवानों में तीखी नोकझोंक हुई। दोस्तों, मैं सोमनाथ भारती इस वक्त हूं कापसेड़ा थाने में। पूरी रात इसी प्रकार से बैठा हुआ हूं क्योंकि भाजपा शासित दिल्ली पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया सिर्फ इस जुर्म में कि जो वुमेन रेसलर्स जंतर मंतर पे 10 दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, उनका मैंने साथ दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उनका शोषण किया, जिसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, जिसके कारण वुमेन रेसलर्स को अनशन में बैठना पड़ा। फाइनली उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, फिर जाके 2 FIR दर्ज हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह वो खुलेआम अब आज इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है। दिल्ली पुलिस के पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उसे अरेस्ट कर सके। पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज हुआ है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करना है। बच्चियों ने जो देश के लिए मेडल लेके आई, जिनके साथ माननीय मोदी जी ने फोटो खिंचवाई, अपने को उस वक्त बड़ा ऊंचा दिखाने का प्रयत्न किया। कल सारा दिन कल बारिश जो हुआ उसमें कीचड़ भर गया था और उसके कारण वो नहीं बैठने की जगह थी, वो उन्होंने बेड मांग लिया। वो बेड क्या वहां पहुंचा कि दिल्ली पुलिस तो लगा जैसे कि वहां वॉर हो गया। क्या धक्कम मुक्की और क्या गालियां और किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है, वीडियो तो हर जगह चल रहा है, देखिएगा तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जहां कहीं भी आप हो, इन बच्चियों के कमांडर इन्फेंट्री ब्रिगेड कुपवाड़ा में ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी आतंकी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि LOC के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। 3 मई की सुबह 8:30 पर टुकड़ी ने 2 AK-47 से लैस आतंकवादी की हरकत देखी। टुकड़ी ने उन पर गोलीबारी की, फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। बाद में दोनों घुसपैठियों को मार गिराया गया। इस महीने में सभी इंटेलिजेंस एजेंसी से काफी इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव हो रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया था। 1 मई को SSP कुपवाड़ा श्री युगल मिन्हास, जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, इन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि पुख्ता सूत्रों से खबर मिली है कि 1 मई या 2 मई रात को कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक और क्रेडिबल हार्ड इंटेलिजेंस प्राप्त होने पर एडिशनल एम्बुशेस लगाए गए, उन जगहों पर लगाए गए जहां पर आने की संभावना ज्यादा थी या जहां पर इंटेलिजेंस की खबर मिली थी। और इन एडिशनल एम्बुशेस में हमारे SOG के बहादुर जवान भी शामिल थे। आप मौसमी हालात को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले करीबन 10 दिनों से बर्फ, बारिश का सामना है। साथ ही साथ टेम्परेचर्स काफी लो हो गए हैं। नदी नाले भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग मौसमी हालात में
हमारे बहादुर और कर्मठ जवान खुले आसमान के नीचे एम्बुशेस में 48 घंटे से ज्यादा समय तक चुस्ती दुरुस्ती के साथ तैनात रहे और चुपचाप इन्फिल्ट्रेटर्स का। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।